नमस्कार दोस्तों, द एक एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे आरआरबी सिविल सीएचसी स्टाफ नर्स और नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी आई है उसकी प्रिपरेशन कर रहे थे। एमसीक्यू के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। हर रोज शाम के 6 बजे ये लेक्चर रहता है, तो हमें आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर शाम को 6 बजे ये लेक्चर आ जाएगा। हाँ, अलग अलग एमसीक्यू हम डिस्कशन करेंगे। तो चलो हमारा कंटिन्यू करते हैं लेक्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर इंट्राडर्मल इंजेक्शन? इंट्राडर्मल जो इंजेक्शन होता है उसमें कौन सा मोस्ट कॉमन साइट है, कहाँ पर मोस्ट कॉमनली दिया जाता है? इंट्राडर्मल, इंट्राडर्मल यानी इंजेक्शन जो देते हैं स्किन में, ठीक है। तो डेल्टोइड एरिया या फिर एब्डोमेन, अपर चेस्ट या फिर फोरआर्म। तो जो इंट्राडर्मल इंजेक्शन है वो ज्यादातर कोई टेस्ट करना होता है तब दिया जाता है, तो वो फोर आर्म पर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, फोर आर्म जो हमारे हाथ होता है उसमें फोरआर्म होता है, वहां पर दिया जाता है और वो भी स्किन में दिया जाता है। फिर आता है व्हाट इज द प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर हेपेटाइटिस बी? हेपेटाइटिस बी जो होता है डिजीज, उसका प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? एयरबॉर्न, ब्लडबॉर्न या फिर फीकल ओरल या फिर वेक्टरबॉर्न? तो इसका आंसर आपको पता ही होगा दोस्तों। हेपेटाइटिस बी के बारे में गवर्नमेंट कई सारे अभियान चला रही है, तो इसका सही आंसर आएगा बी, ब्लड बॉर्न। ठीक है, ब्लड से फैलता है। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द ग्लासगो कोमा स्केल GCS स्केल मेजर? जो ये ग्लासगो कोमा स्केल है वो किसके लिए यूज किया जाता है? ठीक है, किसको मेजर करने के लिए? मसल टोन को मेजर करने के लिए, बी है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को, या फिर सी कॉग्निटिव फंक्शन को, या फिर डी रेस्पिरेटरी फंक्शन को? तो इसका सही आंसर क्या आपको लगता है दोस्तों? यहाँ ग्लासगो कोमा स्केल है जो एमएचएन मेंटल हेल्थ में आता है, और वो एक लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, क्या है दोस्तों? लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। उसका लेवल क्या है कॉन्शियस का, वो कितना कॉन्शियस है उसको लेवल उसको चेक करने के लिए ये एक स्केल है, यहाँ पर मेजर किया जाता है। और इसके अंक दिए जाते हैं। कितने अंक होते हैं ये कमेंट में आप हमें जरूर बताना, ठीक है। उस जो नंबर होते हैं उस नंबर के हिसाब से पता चलता है वो कितना पेशेंट कॉन्शियस है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, which of the following is a common symptoms of chronic renal failure? यहाँ पर कॉमन सिम्टम्स पूछा गया है किसका? तो क्रॉनिक रिनल फेल्यूर जो जब होता है तो उसका कॉमनली सिम्टम्स क्या होगा? ए डायरिया होगा उसको, या बी ओलिगुरिया होगा, या फिर पोलीफेजिया होगा, या फिर हाइपरटेंशन होगा। यहाँ पर कॉमन सिम्टम पूछा गया है और वो भी रीनल फेल्योर का। यहाँ पर किसी की किडनी फेल हो चुकी है क्रॉनिक, तो उसको कौन सा सिम्टम्स होगा? डायरिया यहाँ पर होगा नहीं, पोलीफेजिया नहीं होगा, या फिर हाइपरटेंशन की यहाँ कोई बात है नहीं। तो यहाँ पर आएगा ओलिगुरिया। ओलिगुरिया का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो जो हमारा यूरिन पास होता है पेशेंट का वो 400 ml से कम होता है 24 आवर में, ठीक है। 24 हमें यहाँ लोग दोस्तों लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन 400 ml से कम, अगर 24 आवर में एक दिन में 400 ml से कम अगर यूरिन पास होता है पेशेंट का तो उसको ओलिगुरिया कहा जाता है, और ये कॉमनली क्रोनिक रीनल फेलियर में देखा जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा ओलिगुरिया। फिर अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ इंसुलिन हैज अ रैपिड ऑनसेट? इनमें से इंसुलिन का टाइप दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा रैपिड और ऑनसेट है जो तुरंत उसका असर दिखाने वाला है? रेगुलर इंसुलिन, या फिर एनपीएच इंसुलिन, लिस्प्रो इंसुलिन, या फिर लैंटस इंसुलिन? ये सब दोस्तों इंसुलिन के टाइप है। तो इनमें से कौन सा इंसुलिन होगा जो रैपिड और ऑनसेट अपना असर दिखाएगा? तो उसका सही आंसर है दोस्तों सी, लिस्प्रो इंसुलिन। जो लिस्प्रो इंसुलिन होता है वो तुरंत अपनी असर दिखाता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ अनट्रीटेड हाइपरटेंशन?
इनमें से मेजर कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? अनट्रीटेड हाइपरटेंशन। जब हाइपरटेंशन हो जाता है, बीपी बढ़ जाता है। और हाइपरटेंशन किसको कहते हैं? तो जब जो हमारा बीपी होता है, ब्लड प्रेशर होता है, वो 140 140 से 90 के अप चला जाए। ठीक है दोस्तों, 140 से 90 ये अप जाए, इससे अप जाता है बीपी। और वो भी 6 आवर को के 3 इंटरवल के बाद 3 बार आपने चेक किया है और 3 बार 6 इंटरवल में और बीपी बढ़ता ही जाता है, तब पेशेंट को हाइपरटेंशन का डिजीज है वो हो सकता है। और ये अनट्रीट, यहाँ पर ट्रीट नहीं किया जाएगा तो मेजर कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, ऐसा पूछा गया है। तो चलो ऑप्शन देखते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस, या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म, या फिर स्ट्रोक, या फिर न्यूमोनिया। तो यहाँ पर दोस्तों न्यूमोनिया का रोल नहीं आता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म का भी रोल नहीं आता है। एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है या स्ट्रोक हो सकता है, लेकिन सबसे पहले मेजर कॉम्प्लिकेशन पूछा गया है तो स्ट्रोक हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर आएगा स्ट्रोक। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, मेजर कॉम्प्लिकेशन पूछा गया है, तो हाइपरटेंशन में मेजर क्या होता है? स्ट्रोक। तो स्ट्रोक होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ हाई रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग ऑस्टियोपोरोसिस। यहाँ पर रिस्क फैक्टर किसके लिए? डेवलपिंग ऑस्टियोपोरोसिस के लिए कौन सा है? हाई रिस्क पूछा गया है। तो ओबेसिटी, स्मोकिंग, हाई सोडियम इंटेक, या फिर फिजिकल इनएक्टिविटी। यहाँ पर हाई रिस्क पर ऑस्टियोपोरोसिस कब हो जाता है? हाई रिस्क इनमें से कौन सा रहता है? कौन किस फैक्टर की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होता है? ओबेसिटी। यहाँ पर ओबेसिटी का कोई रोल नहीं है दोस्तों। हाई सोडियम इंटेक, हाई सोडियम इंटेक करेंगे तो क्या क्या होगा, ये हम हमारे जो फंडामेंटल के लेक्चर है उसमें कवर करने वाले हैं। तब यहाँ फुल सोडियम इंटेक हाई और लो तब हम देखने वाले हैं। फिजिकल इनएक्टिविटी भी नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा स्मोकिंग दोस्तों। जो स्मोकिंग करते हैं उसका ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है उसको, उस पेशेंट को। और उसके जो हड्डियां होती है, जो बोन होते हैं, वो ऑस्टियोपोरोसिस में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर आता है, विच हार्मोन इज प्रोड्यूस बाय द पैंक्रियास। जो पैंक्रियास होता है हमारे एब्डोमेन में, वो क्या कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, या कोर्टिसोल, या फिर एड्रेनालिन। तो आपको सभी पता ही होगा, जो पैंक्रियास होता है वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है। और ये कम हो जाए तो क्या होता है? इंसुलिन अगर बढ़ जाए या कम हो जाए, अगर जो इंसुलिन कम हो जाता है तो डायबिटीज हो जाता है, डायबिटीज मेलाइटस। उसको डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। और नॉर्मल शुगर क्या है? ठीक है दोस्तों, ये आप कमेंट में हमें बताइए। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच अ कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरापी। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है दोस्तों। कीमोथेरापी मतलब क्या है? जब कैंसर की ट्रीटमेंट चल रही होती है, जो लिक्विड बेस पर चल रही होती है कीमो, उसको बोलते हैं कीमोथेरापी। कैंसर के पेशेंट को केमिकल थेरापी देते हैं, उसको बोलते हैं कीमोथेरापी। तो उसमें कॉमन साइड इफेक्ट क्या है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ल्यूकोसाइटोसिस, या फिर हाइपरग्लाइसेमिया, एलोपेकिया, या फिर हाइपरटेंशन। यहाँ पर कीमोथेरापी जब देते हैं तो पेशेंट का वेट, हाइट, जो वेट होता है वो, और उसकी कंडीशन, उसका बीपी, वो सब कुछ चेक किया जाता है। तो हाइपरटेंशन का कोई रोल नहीं है यहाँ पर। कॉमन साइड ये सबको होता ही है। तो हाइपरटेंशन, हाइपरग्लाइसेमिया, या ल्यूकोसाइटोसिस ऐसा कुछ होता नहीं है। ये कॉमनली पूछा है। कई कई पेशेंटों में ये सब देखने को साइड इफेक्ट मिल सकते हैं, लेकिन सभी में देखने को नहीं मिलते। लेकिन सभी में ज्यादातर कॉमन साइड इफेक्ट क्या है? एलोपेकिया। एलोपेकिया का मतलब क्या है? हेयर लूज होना। ठीक है, जो हेयर होते हैं वो सारे बिखर गिर जाते हैं। और कई ऐसे जो फीमेल पेशेंट है वे होते हैं, उसमें भी हेयर जो होते हैं वो सारे निकल जाते हैं। तो उसको बोलते हैं एलोपेकिया। ठीक है दोस्तों, वो कॉमन साइड इफेक्ट है कीमोथेरापी की। जब कीमोथेरापी देते हैं, केमिकल थेरापी, जो पेशेंट है कैंसर का, तो केमिकल से जो कैंसरस सेल से उसको किल करने के लिए केमिकल दिया जाता है।
और उसकी वजह से जो हमारे हेयर होते हैं उसमें भी थोड़े थोड़े डैमेज होने लग जाते हैं, वो सेल भी डैमेज होते हैं। तो उसकी वजह से जो हेयर पार्टिकल है वहां से वो गिर निकल जाते हैं और एलोपेकिया हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर वेनिपंक्चर। वेनिपंक्चर का साइट कॉमन साइट क्या है, यहाँ पर कौन सी साइट है कॉमन, ठीक है। रेडियल आर्टरी, मीडियन क्यूबिटल वेन या फिर फिमोरल वेन, यहाँ पर पोप्लिटियल वेन। यहाँ पर पोप्लिटियल वेन या फिमोरल वेन की कोई यहाँ जरूरत नहीं है, और रेडियल आर्टरी की तो हम बात करने ही वाले नहीं है कॉमन साइट में, ठीक है। तो वेनिपंक्चर में जो मीडियल क्यूबिटल वेन होती है, यहाँ वेनिपंक्चर किया जाता है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच विटामिन इज असेंशियल फॉर कैल्शियम एब्सॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन। इनमें से कौन सा विटामिन होता है जो कैल्शियम एब्सॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन, कैल्शियम एब्सॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन, जो जरूरी होता है कैल्शियम का एब्सॉर्प्शन इंटेस्टाइन में करने के लिए, ठीक है। विटामिन ए, विटामिन B12 या फिर विटामिन डी या फिर विटामिन के। तो इसका सही आंसर है विटामिन डी। जब विटामिन डी हमारे हम शरीर में लेते हैं तब क्या होता है, जो इंटेस्टाइन में कैल्शियम का एब्सॉर्प्शन होता है वो सही तरीके से होता है। तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन सा विटामिन है कैल्शियम को एब्सॉर्ब करने के लिए, तो विटामिन डी। हम सारे विटामिन कम्युनिटी के लेक्चर में देखने वाले हैं, रात को 9 बजे हर थियरी का लेक्चर रहने वाला है दोस्तों। तो आप हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो उसमें हम सारे विटामिन कवर करने वाले हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज। यहाँ पर पेप्टिक अल्सर डिजीज जो होता है उसमें मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, कॉज क्या होता है पेप्टिक अल्सर का। तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, साल्मोनेला टाइफी या फिर इस्चेरिस्चिया कोलाई या फिर क्लोस्ट्रीडियम डिफिकल्ट। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये 3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पेप्टिक अल्सर का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पूछा जाए या फिर मोस्ट कॉमन कॉज पूछा जाए, तो इसके किसके लिए किसकी वजह से होता है, तो जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी होता है, जो माइक्रोबैक्टीरिया उसकी वजह से होता है पेप्टिक अल्सर डिसीज, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ तक रखते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा अगला वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए और सारे वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। थैंक यू।